हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड क्या होता है, इंडिकेटर्स कैसे डिटेक्ट करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इसके अलावा हमने एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, वो रिएक्ट कैसे करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, उनकी क्लासिफिकेशन सीखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिस के बारे में और पीएच स्केल के बारे में क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं व्हाट आर बेसिस। तो कई सारी थ्योरीज हैं एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो है आर्हीनेस की थ्योरी। यहाँ पे एसिड की डेफिनेशन में आर्हीनेस ने बताया था कि कोई सब्सटेंस जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है तो वो एसिड होता है। सेम आर्हीनेस ने बताया कि अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने पर OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है तो वो बेस होता है। किसी सब्सटेंस को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए और वहां पे OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो तो वो बेस होता है। मान लो एक सब्सटेंस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये ब्रेक होगा Na प्लस प्लस OH माइनस में। तो कोई भी सब्सटेंस जिसमें OH माइनस प्रोड्यूस होगा वो होता है बेस। अगर H प्लस प्रोड्यूस होगा तो एसिड। कुछ एग्जांपल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज अ एंटासिड बिहेव करता है। अब बात करते हैं कि बेसिस को क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो बेसिस को क्लासिफाई करने के तीन तरीके हैं। एक तो उनके स्ट्रेंथ के बेस पे क्लासिफाई किया जाए, दूसरा सॉल्युबिलिटी के बेस पे क्लासिफाई किया जाए, तीसरा उनके एसिडिटी के बेस पे क्लासिफाई किया जाए। स्ट्रेंथ के बेस पे या तो बेसिस जो है वो स्ट्रांग हो सकते हैं या वीक हो सकते हैं। अब स्ट्रांग क्या है? ऐसे बेसिस जो वाटर में पूरी तरह आयनाइज हो जाए। सेम जैसा एसिड के केस में था कि अगर कोई सब्सटेंस वाटर में पूरी तरह आयनाइज हो जाता है, आयनाइजेशन बहुत ज्यादा शो करता है, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। उसी तरह बेस के केस में भी अगर कोई बेस पूरी तरह से कंप्लीटली आयनाइज हो जा रहा है तो वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। अगर पार्शियली आयनाइज हो रहा है कोई बेस तो हो जाएगा वीक बेस। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये पार्शियली आयनाइज होगा, पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगा, इसी वजह से ये वीक बेस होता है। लेकिन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा, इसलिए होता है स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा जो है वो है सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। अब जो बेसिस पूरी तरह से सॉल्युबल होते हैं, जो 100% अराउंड सॉल्युबिलिटी शो करते हैं वाटर में, उन बेसिस को कहते हैं अल्कली। ऐसे बेसिस जो 100% वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, वो होते हैं अल्कली। यहाँ से एक चीज और जानना जरूरी वो है कि जितने भी अल्कलीज हैं वो क्या है? ऑल अल्कलीज आर बेस होते हैं, बट सारे बेसिस जो हैं अल्कली नहीं हो सकते। सारे अल्कलीज तो बेस है बट सारे बेसिस अल्कली नहीं है, क्योंकि वही बेसिस अल्कलीज होंगे जो वाटर सॉल्युबल हो। अगर वाटर में पार्शियली सॉल्युबल है तो वो अल्कली नहीं होंगे, बेस तो होंगे बट अल्कली नहीं होंगे। अगला क्लासिफिकेशन जो है वो है एसिडिटी के बेसिस पे। मतलब क्या है? मतलब कोई भी बेस कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है वो होता है उसकी एसिडिटी, या किसी भी बेस में कितने OH माइनस प्रोड्यूस होते हैं, कोई बेस कितने OH माइनस प्रोड्यूस करेगा वही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। अगर NaOH का केस ले तो इसमें से एक OH माइनस प्रोड्यूस हो सकता है तो इसकी एसिडिटी 1 हो जाएगी। और अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यहाँ से 2 OH माइनस प्रोड्यूस हो सकते हैं तो इसकी एसिडिटी 2 हो जाएगी। अंडरस्टूड? क्लासिफिकेशन के बारे में स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो बेसिस जो कंप्लीटली या हाई एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन शो करते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक बेसिस जो पूरी तरह से या हाई
एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन शो नहीं करते हैं, लेस आयोनाइज होते हैं, वो होते हैं वीक बेसिस। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये होते हैं वीक बेसिस। अल्कलीज जो वाटर सॉल्वेंट होते हैं उनको अल्कली कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है और अल्कली भी है। ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्वेंट नहीं होते हैं उनको नॉन अल्कलीज कहते हैं, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड। अभी हमें बात कर लेते हैं NH4OH, एक अल्कली है। अल्कली इसका मतलब एक कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करता है। अगर इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन शो हो रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, बट ये वीक बेस होता है। अल्कली तो है लेकिन बेस ये वीक है। तो NH4OH को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये ब्रेक होता है NH4 प्लस OH माइनस में। अब NH4 जो कि ये है अमोनियम, ये बना हुआ है अमोनिया से, और OH माइनस अगर यहां से एक H कम हो जाए तो ये चेंज हो जाएगा, NH4 चेंज हो जाएगा NH3 में जो कि अमोनिया है, और OH चेंज हो जाएगा उस H को पकड़ के H2 में। मतलब आयोनाइज तो हो रहा है, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है, OH माइनस बन रहा है, बट वो OH माइनस जो है NH4 प्लस के हाइड्रोजन से वो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, यानी कि चार्ज नहीं शो कर पा रहा है अपने सॉल्यूशन में। इस वजह से ये वीक बेस होता है। ओरिजिन के बेसिस पे भी होते हैं, कहां से मिल रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक बेसिस है, अमीन्स या एल्कलॉइड्स जो है ये ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं। एल्कलॉइड जैसे निकोटीन, हेरोइन, ये सारी चीजें जो प्लांट बेस्ड होते हैं ये एल्कलॉइड्स होते हैं। ऐसे प्लांट बेस्ड बेसिस जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उनको एल्कलॉइड कहते हैं। इनऑर्गेनिक बेसिस NaOH, KOH ये जो मिनरल से मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट हो, वो सब होते हैं ऑर्गेनिक। ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पे, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज। अल्कलीज क्या होते हैं, जो वाटर सॉल्वेबल है। अगर वाटर सॉल्वेबल नहीं होंगे तो अल्कली नहीं होंगे। बेस तो हो सकते हैं बट अल्कली नहीं हो सकते हैं। अंडरस्टूड। आगे बात करते हैं बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो एसिड के केस में देखा था, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सावर होता है, खट्टा होता है, बट बेसिस का जो टेस्ट है वो बिटर होता है। बेसिस का बिटर टेस्ट होता है। अब अगर लैब में गए वहां पे बेस रखा है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग चेक करने के लिए कि इसका टेस्ट कैसा, उसको जबान पे लगाने लगे, उसको चेक करने लगे, खा के देखने लगे कि क्या सच में बिटर टेस्ट होता है। तो लेबोरेटरी के केमिकल्स को कभी भी टच नहीं करना चाहिए। टच करने पे सोपी फील आता है, किसी भी बेस को टच करेंगे तो वो ऐसा लगेगा जैसे हम सोप को टच कर रहे हैं। ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, फिनोल्फथालीन को पिंक में चेंज कर देगा, और मिथाइल ऑरेंज को येलो में चेंज कर देता है। एसिड और बेस दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों में आयंस प्रेजेंट होते हैं। एसिड में H+ आयन प्रेजेंट होता है और बेसिस में OH- आयन। इन्हीं आयंस की वजह से जो है एसिड या बेस दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब बात करेंगे बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, पहली जो प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन विद एसिड से है। तो हमने सीखा था कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब कभी भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। इन रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटेलिक सॉल्ट्स। बेसिस जो है मेटेलिक सॉल्ट्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, कुछ नए सॉल्ट्स बनाएंगे और बेस बनाएंगे। इसके अलावा तीसरा रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ मेटल। वैसे जो मेटल होते हैं हमने सीखा है वो मेटल्स भी क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो जनरली मेटल्स बेसिस से रिएक्शन नहीं करते हैं, बट कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम और जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने के अलावा ये एम्फोटेरिक होते हैं। अब ये एम्फोटेरिक क्या है, एम्फोटेरिक ऐसा सब्सटेंस को कहते हैं जो एज अ एसिड एंड एज अ बेस दोनों तरह बिहेव कर सके। तो कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा मेटल, नॉन मेटल कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता हो, उसे कहते हैं एम्फोटेरिक।
जो ये मेटल्स होते हैं एल्यूमिनियम और जिंक, ये एम्फोटेरिक होते हैं। ये एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी रिएक्शन करते हैं। और किन बेसिस से? हाईली रिएक्टिव बेसिस से। बेस और मेटल की रिएक्शन होती है तो फॉर्मेशन किसका होता है? जैसे एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह बेस भी रिएक्ट करेगा जब मेटल के साथ तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। ये बना सोडियम एल्यूमिनेट। या अगर जिंक के साथ रिएक्शन हो गया तो बनेगा सोडियम जिंकेट। आगे बात करेंगे एक और चौथे टाइप की रिएक्शन की, वो है बेसिस की रिएक्शन। जो टाइप का जो रिएक्शन है वो बेस की रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि SO2, NO2, CO2, ये है नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जब नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिस से रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सीखा था कि जब कभी भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है बेस के साथ और सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, ये इंडिकेट करता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि है वो होते हैं एसिडिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। इसे बनेगा Na2SO3 प्लस हो गया सॉल्ट प्लस वाटर। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, यानी कि अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब ये क्या है? ये एसिडिक होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल जो कि वो किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए होता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अगर एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, या सॉल्ट है या न्यूट्रल है, ये चेक करने के लिए यूज किया जाता है। पीएच में जो पी है वो स्टैंड करता है पोटेंस के लिए। इसका मतलब होता है पावर। पोटेंस मींस पावर। और एच जो है दिखाता है कि हाइड्रोजन आयन के बारे में बताता है, H प्लस आयन के बारे में बताता है। तो पीएच जो हो गया वो बताता है H प्लस आयन की पावर कि किसी सब्सटेंस में कितना H प्लस आयन प्रेजेंट है, वो होता है उसका पीएच। अब पीएच का जो रेंज है वो 0 to 14 का रेंज होता है पीएच का रेंज, और 7 रेंज जो है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। मतलब अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 है तो वो ना एसिड होगा ना बेस होगा, वो न्यूट्रल होगा। अगर 7 से कम है, 7 से 0 की तरफ आएंगे वो हो जाता है एसिडिक, और 7 से 14 की तरफ चलेंगे तो ये हो जाता है बेसिक। मतलब अगर पीएच 7 से कम है तो सब्सटेंस एसिडिक होगा, अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो सब्सटेंस बेसिक होगा। अब पता कैसे चलता है कि किसी सब्सटेंस का पीएच 7 से कम है या ज्यादा है? तो ये कुछ कलर शो करते हैं। कलर कैसे शो करते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हमने एक चीज सीखी हुई है वो है लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर्स में वो डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट सीखा है। कलर का क्या होता है? विबग्योर जिसे कहते हैं हम लोग, विबग्योर। इसी से हम लोग सीखेंगे कि पीएच की हेल्प से हम किसी सब्सटेंस का कैसे पता लगाते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। क्योंकि पीएच एक पेपर होता है जो 0 से 14 के बीच में होता है। जब उसको हम किसी सोल्यूशन में डालते हैं, अब वो सोल्यूशन एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, और स्ट्रेंथ तक कितना खतरनाक एसिड है या कितना वीक एसिड है या कितना खतरनाक बेस है, कितना वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये सारी चीजें, या न्यूट्रल है, ये पता कैसे चलता है? तो पीएच पेपर का कलर चेंज होता है। अब कलर कैसे चेंज होगा, किस पीएच पे क्या कलर होगा, तो हमें एग्जैक्ट अगर याद करने की जरूरत नहीं है। हम ये देखेंगे कि अगर कलर वायलेट आ रहा है, वायलेट या पर्पल आ रहा है, तो पीएच 13 या 14 होगा और सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कलर इंडिगो आ रहा है तो पीएच होगा 11-12 के रेंज में। अगर ब्लू आ रहा है तो पीएच होगा 8 to 10 के बीच में। अगर ग्रीन आ रहा है सब्सटेंस सॉल्यूशन या कंपाउंड,
उसमें पीएच पेपर हमने डाला, उसका कलर ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब है सोल्यूशन है न्यूट्रल, मतलब पीएच 7 हो जाएगा। तो अगर पीएच 7 है तो पीएच पेपर का कलर हो जाएगा ग्रीन। अगर 7 से जैसे आगे बढ़ेंगे कलर थोड़ा सा ब्लूइश पे होता चेंज होता चला जाएगा, और लास्ट में 14 तक पहुंचते पहुंचते वायलेट, डार्क वायलेट कलर का हो जाएगा। तो अगर ज्यादा पीएच है तो कलर वायलेट, उससे कम है तो इंडिको, और कम है थोड़ा सा 7, 8, 9, 10 इस रेंज में है तो ब्लू, और अगर 7 है तो न्यूट्रल। अगर 7 से कम है पीएच, मतलब सब्सटेंस एसिडिक है, तो अगर 0 to 1, 0, 1, 2 इस रेंज में है तो कलर पीएच का हो जाएगा रेड। 3, 4, 5, 3, 4 इस रेंज में है तो कलर हो जाएगा ऑरेंज, और अगर 5 या 6 के रेंज में है तो येलो हो जाएगा, और फिर 7 में ग्रीन। लिसन कर लेते हैं एसिड और बेस के बारे में कि स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एसिड्स और वीक बेसिस क्या हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस जो हैं वो वाटर के में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे तो ज़्यादा अमाउंट में H+ और OH- आयंस प्रोड्यूस करेंगे। पीएच वैल्यूज जो हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनकी पीएच वैल्यू 0 to 2 के बीच में, जो बेसिस होते हैं वो 13, 14 के रेंज में आते हैं। तो एकदम एक्सट्रीम एंड पे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके पीएच जो है वो एक्सट्रीम एंड पे आएंगे। तो एसिड वाले वो 0 के नियर आएगा, जो बेसिस वाले वो 14 के नियर आएंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि आयोनाइज हो जाते हैं तो आयंस प्रेजेंस होते हैं, आयंस प्रेजेंस है तो फ्रीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। बात करते हैं वीक एसिड एंड बेस के बारे में, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं, इसलिए वीक होते हैं। लेस अमाउंट ऑफ H+ और OH- प्रोड्यूस करते हैं। अगर वीक हैं तो लेस अमाउंट ऑफ H+ और OH- ही प्रोड्यूस करेंगे। अगर वीक बेसिस हैं तो इनकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कुछ आसपास ही रहेंगी, 3 to 7 के बीच में एसिड का, और 7 to 10 के बीच में, 12 के बीच में मान सकते हैं बेसिस का होता है। मतलब मॉडरेट होते हैं, बहुत एक्सट्रीम एंड पे ना होके मॉडरेट होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आयंस का नंबर इसमें कम हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है? प्लांट्स होते हैं वो 6 to 7 पीएच रेंज में ग्रो करते हैं। अगर पीएच का रेंज जो है वो 6 to 7 के बीच में है तो प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर उससे कम हो जा रहा है तो सॉइल है वो एसिडिक होगी तो प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग उसमें लाइम ऐड करते हैं सॉइल में, ताकि पीएच थोड़ा सा बढ़ जाए और प्लांट्स जो है वो सर्वाइव कर पाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि फार्मर्स क्या ऐड करते हैं पीएच बढ़ाने के लिए, तो लाइम का यूज़ करते हैं। हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में HCl जो है वो सिक्रीट होता है, जिसका पीएच 1 to 2 के बीच में होता है, 1 से 2 के बीच में रहेगा। ये खाने को डाइजेस्ट करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। अगर पीएच इससे कम हो जाए, कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना खा लेते हैं, ज़्यादा ऑयली फूड कंज्यूम कर लेते हैं, मान लो छोले भटूरे खा लिए, मटर पनीर खा लिया, ज़्यादा खा लिया तो जलन होने लगती है कि एसिड ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, तो बर्निंग फील होता है हमें स्टमक में। उस केस में हम लोग एंटी एसिड का यूज़ करते हैं, जो कि एक्सेस एसिड, जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस हुआ उसको वो न्यूट्रलाइज करते हैं। अब एंटी एसिड में क्या क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें यूज़ करते हैं CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स से एनिमल्स जो हैं 0.5 to 8.5 का की पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। जो प्लांट्स में, एक्वस बॉडीज़ में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स या फिशेज, ये हैं, इनको 0.5 to 8.5 के बीच में पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर पीएच इससे कम हो जाएगा तो इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब एसिड रेन होता है, एसिड रेन क्या है? जब पीएच 5 से कम हो जाए, वाटर के पीएच 5 से कम हो जाए, तो वो होता है एसिड रेन। अगर पीएच 5 से कम हो गया तो एसिडिक रेन हो जाएगा। एसिडिक रेन हो रहा है तो
वाटर बॉडीज का पीएच जो है वो लो हो जाएगा, 6.5 के नीचे चला जाएगा, और जिससे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे टूथ डीके होने लगते हैं। अगर पीएच 5.5 से कम हो गया हमारे माउथ का पीएच, तो टूथ डिके होने लगता है, हमारे दांत जो है धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। अब माउथ का पीएच 5.5 से कम कैसे हो जाता है? तो हम जब चीज़ों को खाते हैं, मीठी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो वो हमारे मुंह में रहती हैं, तो उनको बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियाज जो है उनको डाइजेस्ट करते हैं, एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब वो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो अगर उनका पीएच 5.5 से नीचे चला गया तो वो टूथ डिके करते हैं। ऐसे कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़, बेसिस क्या है जो OH माइनस रिलीज करते हैं वाटर में। इनका टेस्ट बिटर होता है, सोपी फील होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बेसिस जो है उनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, न्यूट्रल है तो 7 होगा, एसिड का पीएच 7 से कम होता है। क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रेंथ, सॉलिबिलिटी और ओरिजिन के बेसिस पे। ये रिएक्शन शो करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसी तरह नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, मेटल्स के साथ प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। पीएच का डेली लाइफ में हमारे यूज़ क्या है? तो सॉइल के फर्टिलिटी के लिए यूज़फुल होते हैं, डाइजेशन में काम आते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में काम आते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।